कच्चे तेल में तेज गिरावट से अमेरिकी बाजार फिसले। एशिया की कमजोर शुरुआत मगर एसजेएक्स 50 हरे निशान में। आज देर रात आएगा यूएस फेड का फैसला। दरों में 1/4% की बढ़ोतरी की उम्मीद, मगर कमेंट्री पर होगी सबकी नजर। फरवरी में करीब 0.5% बढ़ी रिटेल महंगाई दर। खाद्य महंगाई दर 0.5% से बढ़कर 2% पर पहुंची। एसबीआई पर रहेगी आज बाजार की नजर। शेयर जारी करके पैसे जुटाने के लिए आज बोर्ड की बैठक। चीन से इंपोर्ट होने वाले एल्यूमिनियम फॉइल पर लग सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। 15 तरह के एल्यूमिनियम फॉइल पर ड्यूटी की सिफारिश। और मनोहर पर्रिकर ने ली गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ। कल साबित करनी है बहुमत। मणिपुर में भी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता। कल के ऐतिहासिक दिन के बाद क्या आज भी मजबूती जारी रहेगी और नए रिकॉर्ड बनेंगे, और फेड की बैठक का क्या होगा भारतीय बाजारों पर असर, ये है हमारा आज का खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा। आप दोनों का ही स्वागत है, और दोनों ही हमारे साथ मुंबई के स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल संकेत किस तरह से नजर आ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बैठक, जी हां, फेड की बैठक 2 दिन से जो चल रही है उसका आउटकम आज देर शाम आने वाला है। उससे पहले देखिए इंतजार हो रहा है उसका क्या आउटकम निकल कर आता है। क्या यूएस में ब्याज दरें बढ़ती हैं, कमेंट्री कैसी रहती है, और इससे पहले देखिए सुस्त हैं बाजार, कमजोर हैं बल्कि, और यूरोप में भी आप देखिए नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आया। नरमी की एक बड़ी वजह कच्चे तेल में गिरावट भी है, और एशियाई बाजार भी देखिए इंतजार कर रहे हैं, देखना सुनना चाहते हैं कि जेनेट येलेन क्या बातचीत करती हैं। हांगकांग के बाजार कमजोरी के साथ ही आज कारोबार करते हुए, लेकिन भारतीय बाजार तो लगता है अभी भी जश्न मना रहे हैं बीजेपी की जीत का। एसजेएक्स 50 ऊपर, बताइए कैसे ट्रेड करेंगे? बहुत ही बेहतरीन सिनेरियो है, चाहे लोकल फैक्टर्स ले लें चाहे ग्लोबल फैक्टर्स, दोनों ही हमारे लिए पॉजिटिव है। एक और जहां डॉलर इंडेक्स 101.50 के आसपास बना हुआ है, हमारे करेंसी मार्केट में कल जबरदस्त मजबूती हुई, क्रूड और नीचे गिरा है। इससे बेहतर सिचुएशन हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है ग्लोबल संकेतों को भी मैं आज अपने लिए पॉजिटिव ही पढ़ूंगा, और लोकल फैक्टर्स तो विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद बहुत पॉजिटिव होते ही दिख रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज रात को जेनेट येलेन ब्याज दरें बढ़ाएंगी, ये तय है। नहीं बढ़ाई तो शायद सरप्राइज होगा और बाजार रिएक्ट नेगेटिवली करें, और उस पर ग्लोबल मार्केट्स की तर्ज पर हम भी थोड़ा कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना काफी कम है। बाद में वो क्या कहती है कि क्या पूरे साल भर में 2 बार और ब्याज दरें बढ़ेंगी या उससे ज्यादा, या साल भर के बजाय वो अगले 6 महीनों में ही ये ब्याज दरें तुरंत बढ़ाने के संकेत देती, उनकी कमेंट्री काफी अहम होगी और उस पर बाजारों को रिएक्शन देना। अदरवाइज एक बार की ब्याज दरें तो आज बढ़ना लगभग तय है। लेकिन मुझे लगता है एक बार की ब्याज दरें बढ़ना इस वक्त बाजार में डिस्काउंटेड है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स पर नजर रखिएगा, वो आपको सही संकेत देगा दुनिया भर के बाजारों के लिए और हमारे बाजारों के लिए ग्लोबल मार्केट से। लेकिन जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, कल जो कहा था आज भी वही है। 9100 आज भी फिर से निर्णायक लेवल है, और कल भी 9100 निर्णायक लेवल था। तो 9100 के नीचे काफी वक्त जो बिताया तो लग रहा था थोड़ा सा नर्वसनेस थी, और उतना तेजी का जो मूड बनना था वो नहीं बना। आज भी इसी लेवल पर नजर रखिए। इसके ऊपर आप हैं तो अच्छी तेजी के मूड में रहें, और इसके नीचे हैं तो मंदी का सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी वाली बात जरूर है। अब क्योंकि फेड की बैठक है तो आपके लिए नियर टर्म में जो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है वो बेहद साफ दिख रही है, क्रिस्टल क्लियर 9000 से 9200। ऐसा नहीं है 9200 को पार करने की जल्दबाजी में और 9000 तोड़ेगा, इसकी भी संभावना कम है। लेकिन आज के लिए ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग अहम है। अगर आपको एक क्लोजिंग 9120 9125 के पार मिलती है तो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखेगी, जो तुरंत 75 पॉइंट की तेजी निफ्टी में और बना सकती है। और जब तक 9000 के नीचे बंद ना हो तब तक पोजिशनल ट्रेडर्स अपनी तेजी की पोजीशन को ना छोड़ें, ये साफ संकेत है। फेड की मीटिंग से थोड़ा सा उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी अपने लोएस्ट लेवल के आसपास आ चुका है 12.4। तो ऐसे में वॉलेटिलिटी बढ़ने की संभावनाएं यहां से बढ़ रही है, तो इस पर नजर रखें। निफ्टी के लिए आज की रणनीति साफ है। अगर गैप से खुल जाए 9100 के आसपास तो आप अपना स्टॉप लॉस 9050 का कर लें। अदरवाइज अगर फ्लैट या थोड़ा नीचे खुले तो 9000 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करना चाहिए। 9050 की जितना नजदीक खरीदे उतना सेफ रहेंगे। 9050 के नजदीक 9125 पहला टारगेट है कल ही की तरह, और दूसरा टारगेट 9175 का बनेगा। आज की वॉलेटिलिटी में भी शॉर्ट करने की राय नहीं है,
कल जिस तरह से कह रहे थे हम कि 50-75 पॉइंट से ज्यादा का करेक्शन मिलेगा नहीं, एग्जैक्टली 75 पॉइंट का करेक्शन मिला है। जब भी 50-75 पॉइंट का करेक्शन मिले खरीदारी कीजिए। बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस छोटा है, स्ट्रिक्ट रखे, 21,000 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 21,250 और 21,400, ये दो टारगेट बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ बनते हैं। सेक्टर्स जो आज आपके लिए पॉजिटिव काम कर सकते हैं, बैंक ये कल भी मजबूत थे, आज भी रहने चाहिए। क्रूड की गिरावट का फायदा एविएशन शेयरों को मिलेगा, टायर शेयरों को मिलेगा और इंफ्रा स्टॉक फिर से लाइमलाइट में आते हुए दिखेंगे। तो इन तमाम शेयरों पर आपको खरीदारी के लिहाज से नजर रखनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो इन सेक्टर्स पर नजर रखिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और एक आंकड़ा जिसका जिक्र हम थोड़ी देर में करेंगे, एफआईआईज ने क्या जमकर खरीदारी करी है कल बाजार में, एफएनओ में, कैश मार्केट पर, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले बागले साहब से जानते हैं कि वो मार्केट को किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए निफ्टी पर क्या टारगेट, बैंक निफ्टी के क्या टारगेट्स? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग सर। इवन T20 में जब हम क्रिकेट देखते हैं तो लास्ट 5 ओवर में भी हर बॉल पे 6 मारना जरूरी होता नहीं है। ठीक बात है। कल 6 मार्केट ने मार दी, बुल्स ने मार दी, तो आज हम ये एक्सपेक्ट करें कि वन वे ये शायद नहीं हो। और आज ही नहीं, अगले कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन होगा, करेक्शन होगा। लेकिन ये पहले का जो सिलसिला था कि इंडिविजुअल स्टॉक्स चलेंगे और निफ्टी साइडवेज जोन में 50-70, ये शायद हो सकता है। तो इसका कोई भी आप गलत अर्थ ना निकाले, बुलिश ये कंटिन्यू रहेगा। मेरा व्यू 9210 का है, जो शायद आज ना है, 1-2 दिन लगेंगे जब तक ये 9,000 के नीचे नहीं जाता है। स्टॉप लॉस 9010 दिया है मैंने। बैंक निफ्टी 20,950, 21,450। और कल जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स निकले हैं, पैटर्न्स बने हैं, आज और कल शायद करेक्टिव मूव भी आता है, तो उससे ये बिल्कुल भी हमको कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि वीकनेस है या करेक्शन है। मुझे लगता है बिगिनिंग ऑफ अ न्यू मूव है। ठीक बात है। तो 500 पॉइंट की तेजी के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन वाजिब भी है, वो होता हुआ नजर आएगा। और ध्यान तो बागले साहब का तेजी का है, वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 4 के 4 शेयर उन्होंने आज खरीदारी के दिए हैं। कौन से हैं वो स्टॉक्स बताएंगे। बलीगा साहब भी तैयार हो चुके हैं अपने ट्रेडिंग आइडियाज लेकर। लेकिन पहले बात करते हैं उस आंकड़े की जिसकी काफी लोगों को उम्मीद नहीं थी। 4,088 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बाइंग एफआईआईज की तरफ से, 5,225 करोड़ रुपए की एफएनओ में बाइंग, क्या जबरदस्त आंकड़ा है। मतलब 1,000-2,000 करोड़ समझ में आता है, 4,000 करोड़ ऐसा लग रहा है कि 7,900 से 8,900 घरेलू संस्थागत निवेशक ले गए और अब एफआईआईज मिस कर गए मार्केट, तो वो खरीदारी करने भर के नहीं। कल की खरीदारी तो मजबूरी की है। ऐसे आंकड़े एक आध दिन और आए, मुझे नहीं लगता कि आ जाएंगे। उसकी वजह साफ है हेमंत कि 9,000 के ऊपर निकलने के बाद काफी हेज फंड्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर 9,000 के पार निकलेंगे तो हमें हमारी शॉर्ट पोजीशन कवर करनी पड़ेगी। तो स्टॉक फ्यूचर्स में जो शॉर्ट्स थे वो कटे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये देखिए, जो खरीदारी हुई वो कैश मार्केट में हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में उतनी खरीदारी नहीं, महज 500 करोड़ की एफआईआईज की तरफ से। सामने 1,837 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। तो आपको याद होगा कि पिछले 3 सेशन में इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज खरीदारी कर रहे थे इस चुनावों के नतीजों से पहले। तो कुछ इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने शॉर्ट किए थे, लेकिन कैश मार्केट में खरीदारी करना वाकई में सेंटीमेंट में सुधार की तरफ संकेत देता। तो ये एक अच्छा संकेत है, और वो भी तब जबकि घरेलू फंड्स ने बिकवाली की। लेकिन अच्छी बात है कि उनकी बिकवाली बहुत बड़ी नहीं है, महज 1,500 करोड़ की। अदरवाइज जनरली होता है कि जितनी एफआईआई की डिमांड है उतनी सामने सप्लाई आपको घरेलू फंड्स की तरफ से आ जाती है। लेकिन इन सब पॉजिटिव आंकड़ों के बीच में एक आंकड़ा है जो आपको सावधानी की तरफ इशारा करता है, वो है ऑप्शंस में खरीदारी का। लगभग 3400 करोड़ के ऑप्शंस एफआईआई ने खरीदे और 2400 करोड़ के ऑप्शन छोटे नहीं होते हैं। और वो क्यों सावधानी की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि एफआईआई की तरफ से जो ऑप्शंस में खरीदारी हुई है वो ज्यादातर पुट ऑप्शंस में हुई है। फ्रेश खरीदारी, यानी कि उन्होंने तेजी तो की है, इंडेक्स भी खरीदा है, स्टॉक भी खरीदा है, लेकिन हेजिंग करने के लिए आज से चूंकि अब वो बाजार में इतनी मंदी के मूड में नहीं है, तो ऑप्शन खरीदकर अपनी पोजीशन को हेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें उन्होंने पुट ऑप्शन खरीदा है। और दूसरी बात है कि उनके जो कॉल्स पहले बेचे हुए थे, मंदी की पोजीशन थी, वहां पर उन्होंने शॉर्ट पोजीशन कवर किए। तो ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये आंकड़े बेहद पॉजिटिव और कम से कम एफआईआईज इन आंकड़ों के दम पर यह मानकर चल रहे हैं कि बाजार ने 9,000 के ऊपर का एक ब्रेकआउट दिया है। और जब उनकी तरफ से ये व्यू है, और दूसरी बात है कि जब इंडेक्स फ्यूचर्स में इतनी बड़ी खरीदारी कल भी नहीं हुई है, तो अब भी गुंजाइश बचती है कि बाजार 50-75 पॉइंट अगर नीचे किसी भी लेवल से आएगा तो शॉर्ट कवरिंग का पहले सहारा मिलेगा। फ्रेश खरीदारी तो बाद की बात है। शॉर्ट सेलर्स को बड़ा मौका नहीं मिल रहा है। कल का गैप अप ऐसा चांस था कि चाहते तो 100, 150, 200 पॉइंट उस तरह से मिल जाता, जैसा कि आपको 16 मई 2014 को मिला था कि आपको बड़ा गैप से खुलने के बाद आराम से बहुत मौका मिला। वैसा कुछ नहीं हुआ। तो शॉर्ट्स कवर होंगे और वही सबसे बड़ा सपोर्ट देंगे। बस
शॉर्ट्स ऐसे ही कवर होते रहे, भारतीय बाजार ऐसे ही ऊपर जाते रहे, यही बुल्स चाहते हैं। और देखिए कल भी अच्छी तेजी हुई, आज स्टॉक्स में अच्छी तेजी होगी। वागले साहब ने कहा, वागले साहब आपके टॉप 2 ट्रेडिंग आइडियाज बताइए पहले। हेमंत, मैं पहले तो सीएट के साथ जाना चाहूंगा। अच्छा, आप तो कल भी कह रहे थे आखिरी सौदा जब हम कर रहे थे कि खरीद कर जाना चाहिए। इनफैक्ट हमारा ये बीटीएसटी भी था, और जो जिस तरह से निकल कर उभर कर आया है पैटर्न और वॉल्यूम्स के साथ, और एक अहम लेवल ब्रेक किया है, मुझे लगता है जैसे मैंने कहा थोड़ा कंसोलिडेशन होगा लेकिन लंबा चलेगा। तो ये मैं 1200 के स्टॉप लॉस से 3 से 4 दिन का व्यू दे रहा हूं। 1270 का टारगेट है। दूसरा है आईसीआईसीआई, जो परसों तक या कल के पहले सेशन तक थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेटिव था मेरा व्यू, लेकिन कल जो जिस तरह से निकला है, ठीक बात, मेकअप किया उसने और आगे अच्छा दौड़ेगा। तो ये कल 6 मार दिया और ये मूव कंटिन्यू होगी। 283 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 300। अगेन 2 से 3 दिन का व्यू है। बिल्कुल, और हम कल भी कह रहे थे, देखिए सोमवार को एडीआर 6% दौड़ लगा रहा था, तो भारतीय बाजारों में इतनी तेजी होनी चाहिए। हुई कल 6% की जबरदस्त तेजी इसमें देखने को मिली। 2 स्टॉक्स और हैं वागले साहब के पास, वो कौन से हैं बताएंगे आपको थोड़ी देर में। लेकिन बात करते हैं एफएनओ के डेटा की। कल की तेजी के बाद पोजीशंस में क्या चेंज हो रहा है? कुछ ऊपर की गुंजाइश और बढ़ रही है, रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, और कहां तक? पहले 2-3 सावधानी वाले संकेत दे दूं। एफएनओ से जो मिल रहे हैं वो बताना जरूरी है। क्यों हम 9200 के पार नहीं जाएंगे वो बता दूं। 9200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 54 लाख शेयरों का, तो उसे लांघना इतना आसान नहीं। कम से कम आज तो नहीं होगा, क्योंकि फेड की मीटिंग आपके सामने है। फेड की मीटिंग के बाद होगा या नहीं वो देखने वाली बात है, क्योंकि फेड की मीटिंग में जो कुछ होना है काफी हद तक डिस्काउंटेड है, पहली बात। दूसरा सावधानी का संकेत है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स 12.4 पर है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि 13 के नीचे या 12.5 के नीचे दिखे। तो इसका मतलब है कि उतार चढ़ाव बढ़ने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और अब उतार चढ़ाव बढ़ने का मतलब है कि इन लेवल्स पे आने के बाद बाजार आपको एक नीचे का स्विंग दे सकता है। ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स बता रहा था। इस आंकड़े को मैं जनरली डिस्कस नहीं करता, लेकिन आज कर रहा हूं तो थोड़ा सा इस पे नजर रखिएगा। दूसरी बात। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि क्यों आज 9100 आपके लिए अहम लेवल है। किसी एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर कल सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहीं बना है तो वो 9100 के पुट पर बना है, और वो बना है 21 लाख शेयरों का। इसका मतलब क्या है? ये 21 लाख शेयरों के पुट की खरीदारी, इसमें ज्यादा खरीदारी एफआईज की तरफ से हुई है और ट्रेडर्स ने कॉन्फिडेंट होकर पुट बेचे, यानी कि तेजी की पोजीशन बनाई, और ये एक टसल पॉइंट है। अब इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि 9100 को दोनों तरफ के ट्रेडर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। और 9100 पर कॉल्स में भी 49 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और उसमें से आधा कल ही पुट में जुड़ा है। तो ये ऐसा स्तर हो गया जिसके ऊपर रहेंगे तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स मानेंगे कि हम तेजी में हैं। और अगर आज से गैप से आप खुल भी जाए, लेकिन 9100 के पार निकलकर टिकना पहला चैलेंज होगा बुल्स के लिए। तो ये ध्यान में रखें कि 15-20 पॉइंट की तेजी हो जाए तो इससे मत सोचिए कि हम बहुत तेजी में हैं। तब भी आपको 9100 के आसपास या उसके नीचे तो थोड़ा सावधानी रखना है। ये लेवल बहुत अहमियत के तौर पर आ रहा है। अब एक और संकेत है, कल जो तेजी हुई है, शॉर्ट कवरिंग जरूर हुई है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट स्टॉक्स में कोई खास बढ़ा नहीं, मुश्किल से 20-22 लाख शेयर का, यानी कि वहां स्टॉक्स में फ्रेश तेजी की पोजीशन नहीं बनी। तो ये मैंने सारे सावधानी के संकेत आपको आज बता दिए। अब मैं आपको कुछ बड़े पॉजिटिव संकेत बताता हूं। और सबसे पहला ये निफ्टी फ्यूचर्स, कल दमदार ट्रेडिंग पोजीशन बनती हुई दिखी। 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट एक ही दिन में बहुत कम देखने को मिलता है। जब जुड़े तो तेजी की पोजीशन काफी जबरदस्त बनी है और हर लेवल पर बनी है, लाइफ हाई से लेकर 9060 की रेंज में। तो ये एक अच्छा संकेत है कि निफ्टी में तेजी की पोजीशन बनी है। और बैंक निफ्टी में भी लगभग 2,60,000 शेयर नए जुड़ते हुए दिखे। जो रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिसकी बात आप कर रहे थे, 9000 अब बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से 9000 के पुट पर 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, ऐसा लगता है नहीं कि उसे आसानी से तोड़ने के लिए बाजार तैयार है। कल भी 15 लाख शेयर वहां पर और जुड़े हैं, तो ओवरऑल वो बेस बनता हुआ दिख रहा है। तो साफ नजर आ रहा है, न 9000 तोड़ने की जल्दबाजी में, न 9200 के पार जाने की जल्दबाजी में। तो जो हालांकि दिन एक ही हुआ है, इसलिए एक आध दिन 2 दिन में इस इवेंट को निकलने के बाद देखना चाहूंगा, लेकिन माहौल बिल्कुल वैसा बन रहा है जैसा चुनाव के नतीजों के पहले हमने 2 हफ्ते कैसे निकाले थे, 8800 से 9000 की रेंज में, न 8800 तोड़ते थे न 9000 के पार निकलते थे। अब वो हो सकता है कल की फेड की बैठक के बाद अगर इस रेंज के बाहर हम न निकले, तो जो वागले साहब भी कह रहे थे, बाजार इस वक्त इस 200 पॉइंट की रेंज में थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करेगा। अगला बड़ा मूव 9200 के पार मिलेगा। चलिए, और हम उम्मीद करें 9200 को भी आराम से लांगे बाजार। कंसोलिडेशन अच्छा है, वो होता हुआ नजर आएगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स निफ्टी पर क्या राय दे रहे हैं, कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज कमाल दिखाएंगे। ये सब छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। एसजीएक्स निफ्टी देखिए बढ़िया ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सिंगापुर में अच्छी तेजी आज भारतीय बाजारों में होगी, हालांकि ग्लोबल संकेत इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ए.के. प्रभाकर जी की राय देखिए। आईडीबीआई कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च हैं, कह रहे हैं कि 9270 तक जा सकता है, 8990 का स्टॉप लॉस रखिए। एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल खरीदना चाहते हैं निफ्टी 9050 के स्टॉप लॉस के साथ और उनका टारगेट है 9150 का। और मनीष शर्मा ये भी खरीदना चाहते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के 9200 का टारगेट इनका है, 9050 का स्टॉप लॉस भी। सिमी भौमिक तो हमेशा से बुलिश है और आज भी खरीदारी करने की राय है उनकी 9045 के स्टॉप लॉस के साथ, 9120 और 9150 के 2 लक्ष्य। और इक्विटी रश के कुणाल सरावगी उन्हीं के साथ हैं। आप देखिए वो भी कह रहे हैं कि तेजी करनी चाहिए, 9150 का टारगेट, 9025 का स्टॉप लॉस भी। तो 5 एक्सपर्ट्स और पांचों के पांचों बाजार पर बुलिश। और रेंज बेहद साफ नजर आ रही है, 9025 से लेकर 9050 ये 25 अंकों की रेंज है, बेहद अहम और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी पर। ऊपरी स्टॉप पर 9125 कल के हाइज के आसपास और 9150 ये 25 पॉइंट की रेंज है, जहां जाकर रुकेंगे बाजार। ये है राय हमारे 5 एक्सपर्ट्स की। ऑलराइट, तो 5 एक्सपर्ट्स तो हैं बाजार पर बुलिश, लेकिन कौन से शेयरों में पैसा बनाने का मौका है, कहां पर होगी सबसे ज्यादा तेजी, आइए आपको बताते हैं 5 का पंच। हिंडाल्को, नैल्को जैसी तमाम एल्यूमिनियम फॉइल कंपनियां बनाने वाली कंपनियों पर रखिएगा नजर। खबरें ये आ रही कि 15 तरह के अलग अलग एल्यूमिनियम फॉइल पर चीन से इंपोर्ट होने वाले फॉइल्स पर ड्यूटी लग सकती है, ऐसी मांग की गई है। यह है अच्छी खबर इन कंपनी के लिए। अच्छा, तमिलनाडु पेट्रो पर नजर रखिए, यहां पर नोटिफिकेशन आ चुका है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। जी हां, ये एक ऐसा केमिकल बनाने का कामकाज करती है कंपनी जो इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट्स में। निरमा ने और तमिलनाडु पेट्रो ने ये सरकार से मांग की थी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए और अब लगा दी गई है, तो यहां पर जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। इस शेयर पर रखिएगा नजर। साथ ही नजर रखिएगा आइनॉक्स विंड पर भी। यहां पर भी देखिए खबरें आ रही हैं कि 250 मेगावाट के प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी बेच सकती है कंपनी। ये कंपनी जो हिस्सेदारी बेच रही है वो आरई पावर से बातचीत कर रही है, तो देखना होगा इस हिस्सेदारी को बेचकर कंपनी के पास कितना पैसा आता है, लेकिन ये शेयर भी इस खबर के दम पर तेजी दिखा सकता है। हैथवे केबल्स, इसके लिए 2 खबरें। पहला तो केबल टीवी कारोबार हैथवे डेटाकॉम में ट्रांसफर करने को इन्होंने मंजूरी दे दी और दूसरा ये कि आईएसपी कारोबार को डीमर्ज करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी भी ले ली गई। अच्छा, एनएमडीसी पर भी नजर रखिए, जहां पर अप्रैल फरवरी के बीच कुल आयरन और उत्पादन जो है वो करीब करीब 30.5 मिलियन टन हुआ है। कुल आयरन ओर की जो बिक्री है देखिए वो उससे ज्यादा होती हुई नजर आई है, तो एनएमडीसी के लिए पॉजिटिव खबर। विप्रो, इन्होंने स्कॉटलैंड में एनएचएस स्कॉटलैंड के साथ 12 साल के लिए एक करार किया है और ये करार करने के लिए इन्होंने नेक्स्ट गेट को पार्टनर बनाया है। साथ ही EMPI, ये है प्रोडक्ट जिसके लिए करार किया गया है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब और अब अमरीश बलिगा जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो गए। सर, ये बदले हुए माहौल में खरीदारी करने का वक्त है या अभी भी बिकवाली का ही मूड है? बदला नहीं है? बदला नहीं है। बदलिए ना सर। नहीं, क्योंकि क्लियरली सेंटिमेंट तो इम्प्रूव हुआ है जी, एंड दैट इज वेरी क्लियर कि 5 के 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपके बुलिश हैं। सो दैट इज वन पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि जब भी मैं देखता हूं कि सभी लोग बुलिश हो जाते हैं, दैट इज वन पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। दूसरा जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है FIIs, लेफ्ट आउट फीलिंग आ गया। तो कल जो खरीदारी की 4000 करोड़ के ऊपर, बट देन इफ यू एनालाइज 2008 से अभी तक लास्ट 10 साल का, जब भी उन्होंने दमदार खरीदारी की है कंटिन्यूसली फॉर सम टाइम और DIIs बेच रहे हैं, दैट इज नॉर्मली द टॉप। और जब भी आप देख रहे हैं कि DIIs ले रहे हैं और FIIs बेच रहे हैं, दैट इज जनरली द बॉटम। यदि रिसेंटली भी देखें क्लोजर टू दैट 7,800 7,900 मार्क, DIIs ले रहे थे, FIIs बेच रहे थे। सो आई थिंक दैट इज अनदर थिंग टू बी लुक्ड एट। जो भी मैक्रो डेटा आ रहा है, आई मीन वी हैव सीन इन्फ्लेशन उतना पॉजिटिव है नहीं। जो रिजल्ट्स आने वाले हैं Q4 के, आई डोंट थिंक देयर बी एनीथिंग बेटर देन Q3, आई थिंक इट विल बी पॉसिबली वर्स देन Q3। और ये देख रहे हैं कि दिस इज क्लियरली अ लिक्विडिटी ड्रिवन रैली। सो दीज आर ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ कॉशन
तो इनफैक्ट विद दिस 200 पॉइंट्स ऑफ रैली जो हमने कल देखा है, इनफैक्ट आई यूटिलाइज दैट टू बुक आउट टू सर्टेन एक्सटेंट। और वो जो भी डिफरेंस देख रहे हैं आप DIIs और FIIs का बाइंग में 1500 करोड़ जो HNI ने बेचा है, उसमें थोड़ा बहुत मेरे क्लाइंट्स का भी है। ओह, चलिए, तो हम कह रहे हैं FIIs ने इतना खरीदा किससे, तो बलिगा साहब कह रहे हैं कि ऊपर जब बाजार जा रहा है तो HNIs कुछ हल्के होते हुए नजर आए। चलिए इस पर विस्तार से बात करेंगे। और आज देखिए कार्यक्रम में हमारे साथ समीर अरोड़ा साहब भी जुड़ेंगे हीलियस कैपिटल के, तो आपको बने रहना है। 8:30 पर हमारे साथ वो जुड़ेंगे और हम उनसे भी जानेंगे कि FIIs का व्यू क्या बन रहा है भारतीय बाजारों पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फोकस रहेगा खबरों वाले शेयरों पर। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि ब्रोकरेज हाउसेज का आज रिपोर्ट्स कौन से स्टॉक्स पर आई हैं और कल आप देखिए सन फार्मा में क्या तेजी देखने को मिली। अच्छी खबरें बायोकॉन के लिए भी आती हुई, तो 2 फार्मा कंपनियां और इन पर क्या रिपोर्ट्स हैं ये बताने के लिए जुड़ चुकी हैं नियति बताइए। दोनों पे पॉजिटिव खबर है और बायोकॉन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा सेटलमेंट हुआ है। माइलन जो इनकी कंपनी, इनका जो पार्टनर है उसका रॉश के साथ, जो कि एक स्विस फार्मा कंपनी है, इनकी एक टॉप सेलिंग ब्रेस्ट कैंसर की बायोसिमिलर दवा है हर्सेप्टिन। इसका पेटेंट का इनके साथ विवाद चल रहा था और अब इनका सेटलमेंट हो गया है और यूएस मार्केट में अब इसको उतारने की तैयारी करें। ग्लोबल नॉकआउट लॉन्च होगा। सारे ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा बुलिश हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच निवेश करने की सलाह दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने 1115 से बढ़ा करके 1170 का किया है। 7% का अपसाइड ये देख रहे हैं। $670 करोड़ की एक सेल्स क्लॉक की थी रॉश ने और अब ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि ये सस्ता प्रोडक्ट लेके आएंगे और बहुत बेहतरीन इनको एक प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। निवेश करके चलिए। मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट का कॉल दे रहा है। 1264 रुपए का इनका लक्ष्य है। 16% का अपसाइड ये देख रहे हैं। लेकिन सिटी सबसे ज्यादा बुलिश है आज बायोकॉन पर। निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। 135 रुपए इन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है और अब बढ़ा के इन्होंने 1315 का कर दिया है। 20% का अपसाइड पोटेंशियल आपको ये स्टॉक अगले 12 महीने के दौरान दिखा सकता है। सन फार्मा, कल इस पे बेहद पॉजिटिव खबर आई। मोहाली प्लांट को क्लियरेंस मिला US FDA से और अब ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा बुलिश हो गया। हालांकि कल की तेजी ऑलरेडी हो चुकी थी, इसके बावजूद क्योंकि आगे हलोल प्लांट का एक क्लियरेंस आता हुआ अब दिख रहा है और रेगुलेटरी हर्डल्स अब और कम होते हुए चले जाएंगे। CLS से निवेश करने की सलाह दे रहा है। टारगेट प्राइस इनका 790 रुपए का है। 12% का अपसाइड, उससे ऊपर का टारगेट डॉयचे बैंक दे रहा है। निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 872 रुपए का इनका लक्ष्य है। 23% का अपसाइड। लेकिन सिटी फिर भी सन फार्मा पे और ज्यादा पॉजिटिव है। 900 रुपए इनका लक्ष्य है। 27% की तेजी। सिटी आज दोनों ही स्टॉक पे, बायोकॉन और सन फार्मा पे सबसे ज्यादा बुलिश होता हुआ। तो सब लोगों का मूड बदलता हुआ सन फार्मा पर अब तेजी के मोड़ में आते हुए नजर आ रहे हैं तमाम दिग्गज। बताइए नीति, और कौन से बड़े शेयरों पर रिपोर्ट्स हैं आज? इंडसइंड बैंक, भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज। इंडसइंड बैंक पे सबसे पहले बात करेंगे। ओवरवेट का कॉल दे रहा है मॉर्गन स्टैनली। इन्होंने 100% स्टेक लिया है। ऑयल एंड एफएस सिक्योरिटी सर्विसेज में पॉजिटिव है। शेयर के लिए तेजी देखने को आपको मिल सकती है। 1600 रुपए का इनका लक्ष्य है। 18% की अपसाइड ये देख रहे हैं अगले 12 महीने के दौरान। भारतीय एयरटेल पे मगर CLS ने डाउनग्रेड का कॉल दिया है। बाय यानी निवेश की रेटिंग थी, अभी सीधे घटा के इसको अंडर परफॉर्म की रेटिंग कर रहे हैं। टारगेट प्राइस इनका 393 का था, अब इसे घटा के इन्होंने 380 रुपए का कर दिया है। 345 का इन्होंने जियो को काउंटर करने के लिए एक डेटा अपना प्लान लॉन्च किया था, लेकिन ये डाइल्यूट करेगा इनके ARPOs को और इसी के चलते ये फैक्टर इन करके चल रहे हैं। FY 18 और 19 के रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने घटा दिए हैं। रेवेन्यू के जो एस्टिमेट्स है 10%, एबिटा के एस्टिमेट्स 17 से 19% इन्होंने घटा दिया और तो तगड़े तौर पे इसकी डाउन ग्रेडिंग की है। रिलायंस पे लेकिन सिटी आज बुलिश है, मेंटेन कर रहा है अपने निवेश करने की सलाह और टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया है। 1195 रुपए का इनका लक्ष्य था, अब इसे इन्होंने 295 रुपीज बढ़ा करके 1490 रुपए का कर दिया है। 16% का अपसाइड ये देख रहे हैं रिलायंस में। राइट, चलिए तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। ब्रोकरेज हाउसेज इन पर बुलिश। इन पर हम व्यूज लेंगे अपने एक्सपर्ट्स की और एक और एक्सपर्ट हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, SMC ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका। नितिन, आपका भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग। बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां तक जाने के लिए तैयार हो गए हैं कल की तेजी के बाद?
देखिए हेमंत, अगर आप निफ्टी का डिफरेंट डेटा चेकलिस्ट लेंगे तो मेजर डेटा स्ट्रांगली पॉजिटिव दिखा रहे हैं। अब उसमें सबसे पहले हम लोग रोलोवर से स्टार्ट करें तो जो मार्च एक्सपायरी में रोलोवर्स हुए थे वो करीब 2.25 करोड़ शेयर्स के रोलोवर हुए थे और उस समय एवरेज करीब 89-40 के आसपास के प्राइस से रोलोवर हुए थे। यानी कि जो बुल्स का रोलोवर और बियर्स का रोलोवर, इसका मतलब अभी निफ्टी 9100 के आसपास है और जिन्होंने शॉर्ट रोलोवर किया वो पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है कि मार्केट अब बाय ऑन डिप रहेगी, क्योंकि जब भी डिप आएगा जिन्होंने शॉर्ट रोलोवर किया वो बार बार कवर करने की कोशिश करेंगे और ओपन इंटरेस्ट भी काफी था 2.25 करोड़ शेयर। तो ये तो क्लियर है कि बाय ऑन डिप मार्केट रहेगी। दूसरी बात, अगर आप करंट ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो करीब 2.5 करोड़ शेयर का हो चुका है और यूपी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने के पहले लास्ट 4-5 दिनों में करीब 40-41 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ और वो करीब 89-70, 89-80 के रेंज में ऐड हुआ। और कल के दिन में जो 21-22 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, करंट मंथ में 18 लाख और नेक्स्ट मंथ में 3 लाख, यानी कि कुल मिला के 60 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड लास्ट 5-7 दिनों में हुआ है। और अगर आप एफआईज का डेटा में देखते हैं तो कल भी एफआईज की तरफ से जो भी ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में एडिशन है वो सारा का सारा एफआईज की तरफ से है, क्योंकि आप 1900-1850 करोड़ की बाइंग देख रहे हैं, वो फ्रेश बाइंग है। और यहाँ पे जो ऑप्शंस का डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो जो 3350 करोड़ की फिगर है वो ये क्लियर है कि कभी भी एफआईज का फिगर कॉल ऑप्शन बाय करके 3300 करोड़ की नहीं आएगी। वो पूरी की पूरी कॉल्स में अनवाइंडिंग हुई है। कल पूरी स्ट्राइक्स अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 8800 टू 9200, 9400, सारी स्ट्राइक्स में कॉल कटी है और पुट्स में राइटिंग हुई है। तो एफआईज की तरफ से जो भी कॉल राइटिंग हो रखी थी इस एक्सपायरी में वो काफी हद तक अनवाइंड हुई है। 40-50 लाख कॉलों को अनवाइंड किया गया है, इसलिए आप देख रहे हैं कि वो 3300 करोड़ की बाई फिगर है। यानी एफआईज ने अपनी इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन कैरी कर रहे हैं और ऑप्शंस की कॉल्स की जो राइटिंग की पोजीशन है उन्होंने काट दिया है। तो ओवरऑल सारा डेटा ये बता रहा है कि मार्केट में तेजी की पोजीशन बनी रहेगी। मुझे नहीं लगता कि मार्केट 9000 के नीचे इस एक्सपायरी में जाना चाहिए। जब तक 9000 के ऊपर है तब तक हम बुलिश व्यू रखेंगे और 9300 तक का टारगेट इस एक्सपायरी में लेके चल सकते हैं। 9000 के नीचे जाने की संभावना है कम इस सीरीज में और 9300 तक की ऊपर की गुंजाइश बनती है, ये मानना है नितिन का। नितिन से कुछ देर में हम उनके स्टॉक्स और बैंक निफ्टी पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वागले साहब, दो और आपके दमदार शेयर जो आज भागने वाले हैं। अनिल जी, कल मॉर्निंग में अगर आपको याद होगा हमने लार्सन की बात की थी और वही कैटेगरी में है सीमेंस, जिसमें लेट आफ्टरनून मूव शुरू हो गए। मुझे लगता है आज कंटिन्यू होगी। ये भी हमारा बीटीएसटी था। इसमें 1230 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर 2 से दिन के व्यू से टारगेट ऑफ 1295। और दूसरा होगा डीएचएफएल, जिसमें मुझे तेजी दिखती है। इनफैक्ट ये कैटेगरी में सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। एलआईसी हाउसिंग जो इतना स्ट्रांग नहीं था वो भी एक लेवल के से ऊपर उभर कर आया है। तो मैं डीएचएफएल बेस्ट बेट है इस स्पेस में। तो ये 337 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर 2 to 3 days व्यू, टारगेट ऑफ 357। ऑलराइट, तो डीएचएफएल, सीमेंस, आईसीआईसीआई बैंक, सीएट, ये हैं वो 4 स्टॉक्स जिस पर वागले साहब सबसे ज्यादा बुलिश हैं। किरण जाधव जी भी हमारे साथ पुणे से जुड़ चुके हैं। हाय किरण, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए कौन से? वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत जी। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट पे, जहां पे कल एक अच्छे ट्रायंगुलर ब्रेकआउट देखने को मिला है। 3960 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे और टारगेट्स के लिए 4110 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा होगा एल&टी मैंने कल के 10 बजे के शो में आपके चैनल पे मैंने रेकमेंड किया था, उस दिशा में ही जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इधर भी एक बाय कॉल इनिशिएट करना चाहिए अभी भी। 1535 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1600 के टारगेट्स होने चाहिए। ओपन इंटरेस्ट एडिशन इधर बहुत अच्छी तरह के देखने को मिल रहे हैं, उसी के साथ डिलीवरी बाइंग भी अच्छी तरह से देखने को मिल रही है। तो ये दोनों फैक्टर्स एक अच्छा बाय कैंडिडेट बनाती है स्टॉक को। तीसरा और सबसे बहुत ही अच्छा स्टॉक जो कि संदीप जी ने भी रेकमेंड किया है, सीमेंस। ये भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन 18% बढ़ते नजर आ रहे हैं कल के सत्र में और डिलीवरी मार्किंग भी बहुत अच्छी तरह से हुई है। तो इधर भी मेरा स्टॉप लॉस 1235 का रहेगा और 1300 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। एक कैश मार्केट का एक स्टॉक रहेगा सिम्फनी, जो कि पोर्टफोलियो में होना चाहिए, कोर पोर्टफोलियो में। 1372 का स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूं और टारगेट के लिए 1575 3 दिनों में आ जाने चाहिए। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी कर रहे हैं। सब लोग सीमेंट पर बुलिश हो रहे हैं, सब कैपिटल गुड्स पर बुलिश हो रहे हैं। एल&टी, सीमेंट्स देखिए लिस्ट में आते हुए दिख रहे हैं। सीमेंट शेयर भी कुछ और इंटरेस्टिंग सीमेंट शेयर है हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। जी हाँ, जैकपॉट स्टॉक भी हम आपको बताएंगे 9:05 पर, और ये भी हम आपको बताएंगे कि समीर अरोड़ा जी की भारतीय बाजारों पर क्या राय है। 9:30 पर ये सब एक्शन होने वाला है, लेकिन सबसे पहले सीएनबीसी आवाज की एक एक्सक्लूसिव खबर का रुख करते हैं। चीन से इंपोर्ट होने वाले एल्यूमिनियम फॉइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है। इस एक्सक्लूसिव खबर को लेकर आए हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं क्या जानकारी है उनके पास। लक्ष्मण, बताइए। वाकई दो आइटम पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगना लगभग तय है। उनमें से एक है डिटर्जेंट में जो इस्तेमाल होता है केमिकल, उस पर। दरअसल डिटर्जेंट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की डंपिंग भारत में बहुत ज्यादा हो रही है। इसकी जांच कराने की मांग की थी तमिलनाडु पेट्रोकेमिकल्स और निरमा लिमिटेड ने। इन दोनों कंपनियों ने जब मांग की तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ने इस मामले की जांच की, तो जांच में सही पाया कि वाकई डिटर्जेंट में इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल है उनकी बहुत ज्यादा भारत में डंपिंग हो रही है, खासतौर से चीन से, ईरान से और कतर से। और इससे ये हो रहा है कि घरेलू जो उत्पादक हैं इन केमिकल के, उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसमें तमिलनाडु पेट्रोकेमिकल्स हैं और निरमा लिमिटेड, इन दोनों काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इसी के आधार पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ने सिफारिश की है कि करीब $300 प्रति टन के हिसाब से एंटी डंपिंग ड्यूटी इस पर लगाई जाए। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल की काफी ज्यादा डंपिंग हो रही है चीन से। इस बात की शिकायत की थी यहाँ पे हिंडाल्को ने, रविराज फॉयल्स ने, जिंदल इंडिया ने और नाल्को जैसी कंपनियों ने। इनकी शिकायत पर जब डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ने जांच की तो वाकई पाया कि चीन से काफी ज्यादा डंपिंग हो रही है एल्यूमिनियम फॉयल की। अब जांच के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ने एल्यूमिनियम फॉयल पर जो चीन से इंपोर्ट होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की मांग की है। और ड्यूटी की जो मात्रा तय की गई है वो ये है $0.69 से लेकर के $1.63 प्रति केजी के हिसाब से ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। अब दोनों ही मामलों में सिफारिश डायरेक्टरेट ने वित्त मंत्रालय को भेज दी है और वित्त मंत्रालय जल्द ही इस पर औपचारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। ओके, तो ये है बड़ी खबर, जहां पर चीन से आयात होने वाली एल्यूमिनियम फॉइल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी पर विचार किया जा रहा है। उम्मीद की जाए कि ये जल्द फैसला होता हुआ दिखेगा। लंबे समय से मांग चल रही है इन कंपनियों की। अब अमरीश, दो फैक्टर है। एक तो लोकल फैक्टर इन कंपनियों के लिए कि ये पॉजिटिव हो सकता है कि डंपिंग आ जाए तो फिर थोड़ा आसान हो जाए काम, और दूसरा है ग्लोबल फैक्टर्स, जहां कमोडिटीज ढीली होती हुई नजर आ सकती है थोड़ी सी अमेरिका के हालात को देखते हुए, फेड को देखते हुए। करना क्या चाहिए? नेल को, हिंडाल को खरीदेंगे या नहीं? इस लेवल पे तो शायद फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंगल तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफी चल चुका है। फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल यस, बिकॉज आई थिंक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ एंटी डंपिंग जो न्यूज आ रहा है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट लॉट, शायद और भी न्यूज आएगा। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक एज अ ट्रेडर वन कुड लुक एट इट, बट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंगल मुझे लगता है कि फुली प्राइस्ड है। तो अब तक आयरन ओर पर आई हैं, हार्ड HR कॉयल पर आई हैं, अब ये एल्यूमिनियम पर आती हुई नजर आई। इंडस्ट्री काफी समय से मांग कर रही थी और अब मांग पूरी होने की शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो ट्रेडिंग एंगल से बताइए, हिंडाल्को और नाल्को में ज्यादा बेटर कौन सा लगता है वागले साहब आपको? हेमंत, नाल्को का कोई हिंडाल्को के पैटर्न के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक टाइम था, आई थिंक 2 या 3 महीने पहले, जब मेरा व्यू नाल्को पे 90 का था, बट आई थिंक वो 75-76 जाके वो फिजल आउट हो गया और वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना है। हिंडाल्को करंट लेवल्स पे जिस मोड पे है, जैसे वो 200 के पार निकलता है, 240 की तरफ वन वे जा सकता है। ओके, नो अभी आई थिंक 190 पे है, तो मैं ये नहीं कहता कि वन वे जाएगा, 180 आ सकता है। तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी 180, 170 ये रेंज में। और आप 6 महीने का व्यू लेते हैं तो 240 का मेरा व्यू है। तो मॉर्गन स्टैनली ने एक 219 से लक्ष्य बढ़ाकर 228 ही किए हैं, तो ये भी एक रिपोर्ट हिंडाल्को के साथ आती हुई हिंडाल्को ज्यादा बेटर लगता है। लेकिन तमिलनाडु पेट्रो, ये चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है? इसके ऊपर तो नोटिफिकेशन आ चुका है, ड्यूटी लग चुकी है। निरमा ने और इन्होंने कहा था कि डिटर्जेंट बनाने वाले केमिकल्स के ऊपर ड्यूटी लगनी चाहिए और अब वो लग चुकी है। इसके लिए क्या अच्छी खबर है? चार्ट्स पर नजर आ रही है। हेमंत, चार्ट्स पे पैटर्न काफी पॉजिटिव है। मंथली पैटर्न जो डेवलप हो रहा है, पिछले 3 महीनों में ये 22 से लेकर 32 तक गया है और करंट लेवल्स पे आई थिंक 28-30 का क्लोज है। तो शायद 2-3 रुपए करेक्टिव मूव आता है तो बाय करना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक 42 to 44 तक अगले 3 से 4 महीने में जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 24 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, चलिए, तो ये राय है आपके लिए टीएन पेट्रो पर। और नितिन, चूंकि आपने निफ्टी में कहा कि 9000 का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 9300 तक इसी सीरीज में जा सकता है, बैंक निफ्टी पर फिर आपका क्या व्यू है? बैंक निफ्टी की क्या रेंज देख रहे हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी में से दोनों में से ज्यादा मजबूत क्या दिख रहा है?
देखिए अनिल जी, अगर ऑलरेडी पोजीशन बिल्ट इन देखेंगे तो निफ्टी में ज्यादा पोजीशन बनी हुई है और काफी नीचे के लेवल से बनी हुई है और बैंक निफ्टी में पोजीशन बनना चालू हुई है। डिफरेंस यह है कि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी 2.5 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, जो कंपेयर टू अदर एक्सपायरीज ज्यादा है। बैंक निफ्टी में टोटल ओपन इंटरेस्ट 24 लाख शेयर का है, जो कंपेयर टू अदर एक्सपायरीज थोड़ा सा कम है। इसलिए कल हम लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी में करीब 2.5 लाख शेयर 2,60,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं। इसका ओपन इंटरेस्ट इसलिए कम है कि लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन में करीब 7 ट्रेडिंग सेशन में ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी के कम हुए थे। जब मार्केट गिरी, बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, यानी कि जो भी शॉर्ट पोजीशन थी वो कटी है। अब मार्केट में कल जैसे गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ, तो जो भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ होगा वो गैप अप के बाद हुआ होगा। और एफआईज का भी आप देख रहे हैं कि बाई फिगर है, निफ्टी में भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, तो गैप अप होने के बाद उनकी जो बाइंग हुई है उसमें अभी फिलहाल प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है इसी लेवल के आसपास का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, जो इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग साइड का एडिशन है, क्योंकि बाई फिगर हम लोग देख रहे हैं। तो ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है। वहीं बैंक निफ्टी से ज्यादा जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, उसमें हम लोग कल देखे कि अच्छा खासा प्राइवेट बैंक्स में ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहे थे। जैसे आप एचडीएफसी बैंक लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक है, इंडसइंड बैंक है, कोटक बैंक है, इन सब का मिला के करीब 62% वेटेज होता है और इनमें करीब 54 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ, यानी कि मेजर कंपोनेंट्स में भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। उसके बाद अगर आप इस वीक की जो कॉल एंड पुट देखेंगे तो उसमें 21,000 की पुट में हम लोग राइटिंग देख रहे हैं, जो नियर टू द प्राइस है, यानी कि 21,000 में 3 लाख शेयर की पुट राइटिंग हुई। तो ओवरऑल डेटा और सेटअप पूरा पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर करीब 21,600 21,700 की तरफ मूव करनी चाहिए। नीचे जो सपोर्ट बनता है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है 20,700 20,750 पे। वो क्यों सपोर्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसी लेवल पे ये 24 लाख शेयर जो ओपन इंटरेस्ट में आप देख रहे हैं, उनका जो एवरेज आ रहा है वो करीब 20,700 20,750 के आसपास आ रहा है। तो वो पूरी तरीके से सपोर्ट की तरह ऐड करेगा और 21,700 की तरफ बैंक निफ्टी मूव कर सकती है। ओके, तो ये राय है बैंक निफ्टी पर 20,700 रॉक बॉटम, 21,650 ये बनेगा टारगेट इस सीरीज के लिए, ये मानना है नितिन का। ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के उस पार नितिन से लेंगे उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स और बात करेंगे कुछ ऐसे शेयरों पर जहां पर आज बड़ा एक्शन दिखने वाला है। बड़ा एक्शन शुरू होता दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी में, अब 30 अंक ऊपर है और एशियाई बाजारों में निश्चित स्तरों से बेहतरीन रिकवरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। हांगकांग देखिए लाल निशान में जो था अब लौटता हुआ हरे निशान में, यहां पर तेजी होने की संभावनाएं बनती नजर आ रही है धीमे धीमे, और थोड़े सी नीचे रह गए। चलिए, तेजी की संभावना बनती 100 पॉइंट नीचे था हांगकांग घंटे भर पहले और अब 75 पॉइंट की नीचे से रिकवरी हो चुकी है बेहतरीन, और उसी का फायदा एसजीएक्स निफ्टी में मिलता हुआ। चलिए, तो ये है इस वक्त एशियाई बाजारों का रुझान। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे स्टॉक्स पर। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। संदीप वागले साहब, अमरीश बलीगा साहब, नितिन मुरारका साहब और किरण यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम बता रहे हैं आपको एक्सपर्ट्स के दमदार पिक्स। नितिन, बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के कौन से हैं? देखिए अमन, यहाँ पे 2 स्टॉक निकाले हैं। एक तो सीएट है जो ऑलरेडी संदीप वागले जी ने भी दिया है। इसके पीछे डेटा काफी पॉजिटिव मिल रहा है। एक तो ओपन इंटरेस्ट एडिशन आप देखेंगे एक्सपायरी के बाद से, तो जितने भी एफएनओ में लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एक्सपायरी के बाद से सीएट में ही हुआ है। करीब 51% का टोटल ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। खास तौर से कल के मार्केट में करीब 34-35% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, वो एक डेटा पॉजिटिव है। दूसरी बात अगर आप इसका देखते हैं तो डिलीवरी में कल टोटल वॉल्यूम करीब 20-22 लाख का था, जिसमें से करीब 4-4.5 लाख से डिलीवरी में उठी है। मगर यहाँ पे ट्रेडिंग पोजीशन ज्यादा बनी है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी ज्यादा हुई है इसमें। दूसरी बात, वॉल्यूम्स भी एक्सपैंड किए हैं, चार्ट पैटर्न्स अच्छे हैं और इनफैक्ट अगर आप टायर इंडस्ट्री को ओवरऑल कंपेयर करेंगे अदर सेक्टर से, तो सबसे ज्यादा मनी का जो फ्लो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो वो टायर इंडस्ट्रीज में जा रहा था, जैसे एमआरएफ है, अपोलो टायर है या फिर सीएट है। इन टर्म्स ऑफ लॉट्स भी सबसे ज्यादा एडिशन इन्हीं सेक्टर्स में हो रहे थे। तो उसको देखते हुए सीएट का टारगेट करीब 1300-1320 का रखा है और स्टॉप लॉस 1190 का रखा है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक एसीसी है। इसमें
प्राइस में बहुत ज्यादा कल मूवमेंट नहीं थी, 1-1.25% की मूवमेंट थी, बट इसमें ओपन इंटरेस्ट करीब 11% का ऐड हुआ। इसके अलावा जो इसके पीयर्स हैं जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट है, ग्रासिम है, इनमें काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ और उसमें तेजी की मूवमेंट थी, बट एसीसी में अभी उतना बड़ा मूवमेंट नहीं आया। मगर इसका एक डेटा हमें पॉजिटिव ये मिला कि जो कैश मार्केट में इसमें करीब करीब कल जो वॉल्यूम हुआ था वो करीब 6 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ था, उसमें 4.5 लाख शेयर की डिलीवरी उठी, यानी 76% की डिलीवरी उठी और ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ। प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब हमें लग रहा है कि इसमें पोजीशन बन रही है। इसका टारगेट हम 1500 का लेके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस 1390 का रखेंगे। ओके, तो ये दो स्टॉक है जहां करें खरीदारी। हम कह रहे थे देखिए सीमेंट शेयरों में अच्छी खरीदारी के संकेत आ रहे हैं। अल्ट्राटेक पसंद किया था किरण ने और एसीसी पसंद किया है नितिन ने और सीएट तो सबको ही पसंद आ रहा है। क्या बात है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के उस पार बाजार का भरपूर एक्शन शुरू होगा। जितना लेट शुरू हो उतना एसजीएक्स निफ्टी ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है। 30 अंकों की मजबूती अब हो चुकी है, तो बताएंगे आपको कहां खुलेगा बाजार। और रुपए में जो दमदार उछाल हुआ है कल 80 पैसे का और 66 से भी ऊपर जाकर बंद हुए 65-81। आज देखेंगे करेंसी मार्केट की ओपनिंग कहां होगी। स्टॉक 2020 का अपडेट तो हमेशा की तरह आपको मिलेगा ही, लेकिन एक नहीं आज 2 बोनस है। एक तो ये जैकपॉट शेयर आज आने वाला है आपके लिए नई तेजी के बाद, कहां आपके लिए मौके हैं पैसा लगाने के शेयरों में। और दूसरा 9:30 बजे बाजार के जाने माने दिग्गज एलिस कैपिटल के समीर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे बाजार पर डायरेक्शन लोकल इन्वेस्टर्स का, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का, और ये सब कुछ होगा पहला सौदा में एक छोटे से ब्रेक के बाद।